हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलिमा एक उम्र दराज औरत थी जो अपने पति को अपने शादी के 15 साल बाद ही खो चुकी थी। अब उसके जीवन और बुढ़ापे का सहारा कोई था तो वो उसका बेटा शांतनु। शांतनु उसका खूब ख्याल रखता था, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता था। लेकिन उसे शराब पीने की बड़ी बुरी आदत थी, जो बात नीलिमा को जरा भी पसंद नहीं थी। एक दिन नीलिमा शांतनु के पास आकर कहती है, बेटा, मैंने तुझे बहुत प्यार से पाला है और तेरे बाप के जाने के बाद तुझे कोई कमी नहीं आने दी। इसी शराब की वजह से तेरे पिताजी की जान गई थी और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तुझे मेरी कसम है, अब से अगर तूने शराब पी तो। माँ, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब से मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा, आप रोइए मत। शांतनु अपनी माँ का कहना मानकर शराब पीना छोड़ देता है और वक्त बीतता है। एक दिन उसकी माँ फिर से उसके कमरे में आकर कहती है, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ी। मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले ताकि मेरे मरने से पहले अपने पोता या पोती का मुंह तो देख सकूं मैं। अरे माँ, अगर आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, लेकिन ये बार बार आप अपने मरने की बात करके मुझे इमोशनल मत किया करो। ठीक है बेटा, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। तू तैयार रहियो। पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है, शायद तुझे पहले ही लड़की अच्छी लग जाए। दिन बीतता है और अगले दिन नीलिमा और शांतनु आरती को देखने उसके घर आते हैं और आरती को पसंद करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। जिसके बाद रीति रिवाजों और बैंड बाजे के साथ शांतनु और आरती की शादी हो जाती है और आरती अपने ससुराल में आते ही कुछ दिनों के बाद घर को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन आरती अपनी सास के कमरे में जाकर उससे कहती है, माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि शाम को खाने में क्या बनाना है। मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। बहू, तुझे जो सही लगे वो बना ले। वैसे भी तू जो बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ, आप आराम कर लो। इतना कहकर नीलिमा आराम करने लगती है और आरती रसोई में जाकर खाने की तैयारियों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सास बहू का अच्छा तालमेल हो जाता है। एक दिन शांतनु अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके पेट में दर्द होता है और वो चिल्लाकर कहता है, माँ, आरती, यहाँ आओ जल्दी। शांतनु की आवाज सुनकर नीलिमा और आरती कमरे में आते हैं और शांतनु को दर्द से तड़पता देखकर तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। और शांतनु की सब जांच करने के बाद डॉक्टर बताता है कि जी देखिए नीलिमा जी, आपके बेटे को कुछ दिन से पेट में दर्द था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। शायद ये पहले शराब भी पीते थे, लेकिन अब इन्होंने छोड़ दी। इस वजह से इनकी बॉडी ने सडन रिएक्ट किया है और अभी जांच में पता चला है कि उनकी एक किडनी खराब है और उनको अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना उनकी जान भी जा सकती है। जी डॉक्टर, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। उनके अलावा हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सॉरी आरती जी, शायद आपकी किडनी उनसे मैच नहीं होगी। या तो कोई अपना उनको किडनी दे सकता है या हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा कि किसकी किडनी उनसे मैच होगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए। मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। अभी तो उसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। ठीक है, आप अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिए, फिर हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। होप सो कि उनकी जान बच जाएगी। आप भगवान पर भरोसा रखिए। नीलिमा के टेस्ट होते हैं, जिसके बाद नीलिमा की किडनी शांतनु को लगा दी जाती है और शांतनु ठीक होने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं धन्य हूँ कि मुझे आप माँ के रूप में मिली। आज आपने मेरी जान बचा ली। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप तो यमराज से भी मेरे प्राण बचा सकती हैं। बस कर पगले, अब जल्दी ठीक हो जा, फिर माँ बेटे साथ घर चलेंगे। वक्त बीतता है और सब ठीक चलने लगता है। शांतनु और नीलिमा घर वापस आ जाते हैं और आरती सबका अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन आरती सबको बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर नीलिमा शांतनु और आरती से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ बच्चों कि तुम दोनों का परिवार आगे बढ़ने वाला है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। माँ जी, जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। सच में आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। नीलिमा अपनी बहू आरती का अच्छे से ख्याल रखती है और आरती को 8वां महीना लग जाता है। जिसके बाद एक दिन शांतनु नीलिमा और आरती से कहता है, माँ, कल पापा की बरसी है, तो मैं सोच रहा था कि कल आरती के हाथ गरीबों में खाना बंटवा दूं। हमें पुण्य भी लगेगा और आने वाले बच्चे को दुआ भी मिलेगी। आप चलोगी न कल मंदिर? मैं तुम्हारे बीच क्या करूँगी अब?
मेरे बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं है। कल तुम दोनों ही चले जाना। ठीक है माँ, आप आराम करना। कल सुबह मैं और आरती मंदिर में जाकर भिखारियों को खाना खिला आएंगे। शांतनु इतना कहकर सोने चला जाता है और अगले दिन शांतनु और आरती घर से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मौसम खराब होने के कारण उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब जब नीलिमा को ये बात पता चलती है तो वो भागी भागी हॉस्पिटल आती है और कहती है, क्या हो गया है उन दोनों को? डॉक्टर, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? जी देखिए, मंदिर से आते हुए उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी बहू और उनका बच्चा सही सलामत है, लेकिन आपके बेटे का ब्लड बहुत लॉस हो गया है। उनको बचाना मुश्किल है और हमको उनका ब्लड ग्रुप भी कहीं नहीं मिल रहा है और उनको अर्जेंट ब्लड देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए। वैसे भी मैं कितने ही दिन जीऊंगी, लेकिन मेरी बहू और उसके बच्चे को, शांतनु को सख्त जरूरत है इस खून की। जी नीलिमा जी, देखिए आपने कुछ महीनों पहले अपने बेटे को किडनी दी है। अगर आप अब उसे खून देंगी तो आपकी जान भी जा सकती है। ये बहुत रिस्की है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान बचाना आपका फर्ज है, तो एक माँ होने के नाते अपने बेटे की जान बचाना भी मेरा फर्ज है। भले उसके लिए एक माँ को भगवान से अपनी ही जान का सौदा क्यों न करना पड़े, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर नीलिमा के आंसू देखकर पसीज जाता है और नीलिमा शांतनु को ब्लड देकर बचा लेती है, लेकिन खुद वेंटिलेटर पे आ जाती है। जब शांतनु और आरती को ये बात पता चलती है तो दोनों उसके पास आकर कहते हैं, माँ जी ये क्या हो गया आपको? आपको पता था आपने इनको किडनी दी है, फिर आपने ब्लड दिया। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे रहेंगे? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? माँ, भले मैं मर जाता तो मुझे मरने देती। मेरे लिए आपने ये सब क्यों किया? माँ, जवाब दीजिए। बेटा, मैं तुझे मरता कैसे देख सकती थी? ये तो एक माँ का सौदा था जो उसने यमराज से किया कि मेरी जान ले जा, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। अब माँ का सौदा खाली कैसे जा सकता है? और रही मेरे मरने की बात, मैं फिर जन्म लूंगी अपनी पोती के रूप में। अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना कहकर नीलिमा दम तोड़ देती है, जिसके बाद आरती और शांतनु बहुत रोते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी नीलिमा के बिना जीना सीख लेते हैं और समय बीतता है और 1 महीने बाद आरती एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम आरती और शांतनु मिलकर अपनी माँ के नाम पर रखते हैं और वो सारी जिंदगी कभी अपनी माँ का सौदा भूल नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको हमारी ये माँ की ममता से भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अमीन अपने दोस्त साहिल के साथ उसके घर बैठा ड्रिंक कर रहा था और पीते पीते वो 4 बोतल चढ़ाकर फुल टाइट हो जाता है और साहिल के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, भाई मेरे, तूने मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़ के है। तेरे कोई दिक्कत हुई ना कदे भी तेरे कोई परेशानी हुई, एक बार बोल दिए भाई, माथा के बीच में गोली मारूंगा इसकी पहन के। अरे रोक दे मित्र, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। इब्बे तो हमें होश है, कहीं बाद में होश नहीं रहा तो क्या करेंगे? रे तेरा भाई फुल होश में है यार, मेरा ना चढ़ती है देसी भी लेती की में भी। तेरा भाई मरने के लिए नहीं पीता, पीने के लिए मरता है। ना भाई ना, चल आज मैं तने स्कूटी से घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर साहिल अमीन को अपनी स्कूटी पर बैठा लेता है। नशे में धुत दोनों टेढ़ी मेढ़ी स्कूटी चलाने लगते हैं। तभी सामने से एक खंबा देखकर अमीन साहिल से बोलता है, रोक दे मित्र, साहिल आज तू स्कूटी रोक दे, आज मैं इसकी सारी अकड़ काटूंगा। अरे भाई किसकी? भाई इस खंबे की, यो साला रोज की रोज मेरे रास्ते में आके अकड़ जाएगा, मेरा आगे अकड़ेगा यो, आज इसने जड़ से खत्म कर दूंगा, रोक दे तू मित्र। अरे भाई जज्बाती नहीं बनते, छोड़, खड़ा रहने दे इन्हें। इन्हें लग गया है यो खड़ा रहोगा तो हम यहाँ से जा नहीं सकते। अरे हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, तू देख अपने भाई का दिमाग। इतना बोलकर दोनों वापस से स्कूटी पर बैठ जाते हैं और साहिल खंबे के पास से स्कूटी लेकर जाता है और बोलता है, देखा रहे तेरे भाई का दिमाग। अरे भाई लव यू से तने। अपनी बकवास बातें करते करते दोनों अमीन के घर पहुंच जाते हैं और साहिल भी अमीन के साथ ही उसके घर पर रुकता है। अगली सुबह जैसे ही दोनों उठते हैं तो दोनों का सर जोर से घूमने लगता है। तभी अमीन बोलता है, भाई सर जमानू ब्रह्मांड की तरह घूमने लाग रहा है भाई,
हाँ यार, रात ने ज्यादा ही पी ली, अब भी बदबू आ रही है मुंह ते। अरे छोड़ दे ना तू, शेरा के मुंह से तो बदबू आया ही करे। तू रेडी हो जा, कॉलेज जाना है, चल चल मेरे यार। इतना कहकर वो दोनों रेडी होते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि इस बार कॉलेज की तरफ से मेला लगाया जा रहा है, जिसमें कई तरह के झूले और एथनिक चीजें दिखाई जाएंगी। दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। सब स्टूडेंट्स इसकी तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार मेले का दिन आ जाता है, जहाँ तरह तरह के झूले और चीजों के स्टॉल लगाए जाते हैं। साहिल अमीन के पास हाथों में 2 टिकट लिए आता है और बोलता है, अमीन भाई वो देख, यो के ले आया खसम। भाई वो देख जो इंटाला झूला, उसकी टिकट है यो, दोनों बैठेंगे उस पे, रील बनाएंगे अपनी अपनी। ठीक है भाई, चल फिर, लेकिन मैंने डर बहुत लगा यार इन झूला से। जिसके बाद दोनों झूले में बैठ जाते हैं और जैसे ही झूला चलना शुरू होता है, अमीन के हाव भाव ही बदलने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है। साहिल मेरे भाई रुकवा दे, बस दिक्कत होगी मेरे, बस रुकवा दे। ओए क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? बस भाई रोक दे मित्र, उल्टी आ गई मेरे, दिक्कत होगी बस मेरे, तेरी बेटी का, रोक दे मित्र। अरे भाई क्या हो गया, देख मैं रील बना रहा हूँ, हंस कैमरे में देख के। सारे कुत्ते तने रील की पड़ी है, पूरे उल्टी टट्टी सारे बाहर आने हो रहे हैं मेरे। अरे रोक दे, अरे रोक दे मित्र, अरे सुनता नहीं, रोक दे मित्र। अरे 50 रुपये फालतू ले ले मेरी 700 के, रोक दे। मेरा दिल मुंह में आ गया, साहिल साहिल मेरा दिल मुंह में आ गया, भाई भी नहीं बचता मैं, रोक दे मित्र। अमीन चिल्ला ही रहा होता है कि तभी झूला रुक जाता है और अमीन जल्दी से झूले से निकलकर झूले वाले की पिटाई करने लगता है और उसे मारते मारते बोलता है, सारे बेटी के पुप्पे, इतनी बार मंत्र देकर रोक दे मित्र, रोक दे मित्र, सुनता नहीं जमा भी है, गोल गोल घुमाए जान लग रहा है बांदर की डाल। तभी वहाँ साहिल आ जाता है और अमीन को वहाँ से दूर ले जाता है। वक्त बीतता जाता है और अमीन की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है। वैसे तो नेहा बहुत ही संस्कारी और घरेलू लड़की थी, पर उसे पीना और पिलाना दोनों का बड़ा ही हाई लेवल का शौक था। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे थे, तभी आधी रात को नेहा दबे पांव छत पर जाती है, फिर अपनी छुपी हुई ड्रिंक की बोतल बाहर निकालती है और सीधा बोतल के ही मुंह लगा लेती है। उसे ऐसा करते हुए अमीन देख लेता है, जिसके बाद वो उसकी बोतल को पकड़ते हुए बोलता है, अरे रोक दे मित्र, तननु पिता देख मेरे उड़ गया तितर। तो फिर आप भी उड़ जा। अरे नेहा, तू कद मेरे को पीने लागी, यो तो देसी दारू लागे है। पता है आपको, लगता है पुराने ग्राहक को खुशबू से ही पहचान लिया आइटम कौन सा है। और के, अब तू अकेले को नहीं पीवेगी, अब दोनों गेल पीवांगे। रुक, मैं अब चखनार नींबू लाऊं, डट जा। इतना कहकर अमीन जल्दी से नीचे जाता है और नमकीन और नींबू ले आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर बराबर का पैग लगाते हैं। ऐसे ही दोनों रोज रात को छत पर बैठकर महफिल सजाया करते थे। एक रात ऐसे ही पीने के बाद अमीन नेहा से बोलता है, अरे यार घर की लिकड़ी हुई देसी दारू तो खत्म होगी, ईब के करा। करना क्या है जी, और निकाल लेंगे। वो कुकर। ओ जी मैं बहुत मास्टर हूँ, आप ना मुझे कल अपने दोस्त साहिल के घर ले जाना, बाकी सारी बात तो मैं वही बता दूंगी। नेहा की बात मानकर अमीन अगले ही दिन उसे साहिल के घर ले जाता है और उससे मिलवाता है। साहिल के मम्मी पापा गांव रहते थे और वो यहाँ अकेला ही रहता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो उसके घर पर भट्टी लगाकर महुआ मीठा तैयार करती है, जिसके बाद तीनों बैठकर बराबर की ड्रिंक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सब बैठकर पी रहे थे, तभी साहिल बोलता है, वाह भाभी, आप तो कमाल धमाल बवाल सब निकली, मजा ही मजा है ब्रो। अरे भाई फिर लुगाई किसकी है, कमाल तो होगी ने। भाइयों मेरी बात सुनो, नहीं नहीं सॉरी, साहिल आप मेरे भाई हैं, अमिन आप तो मेरे पति हैं। मैं अपनी इस घर की निकाली हुई आइटम को ना बेचना चाहती हूँ। अरे पैसे ही पैसे आएंगे, चांदी चांदी हो जाएगी हमारी। कैसा लगा मेरा आइडिया? ना ना ना, रोक दे मित्र, नू को नहीं करा, फंस जाएंगे हम।
फिर उसके बाद जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे भाई कुछ ना होता, वैसे भी देश में भ्रष्टाचार रायते की तरह फैला हुआ है, उसमें 1-2 चम्मच दही हम भी डाल देंगे, कुछ थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी पतिदेव सही कह रहे हैं साहिल भाई। अरे हमने ये काम करना ही करना चाहिए। अरे बहुत पैसा आएगा हमारे पास। अरे साहिल जी आप इन्हें छोड़ो, इनकी तरफ से हाय, मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ना रोक दे मित्र, यो काम गणे गलत से, मैं ना हूँ इसमें तारगेल। अरे बाकी सारा काम हम खुद कर लेंगे, आप बस नोट गिनना। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। साहिल और नेहा मिलकर दोनों अपने घर की बनाई हुई आइटम बेचकर बहुत खुश थे और पैसे कमाने लगे थे। यहाँ साहिल और नेहा इस काम से बहुत खुश थे, तो वहीं अमीन के दिल में पुलिस के हाथों पकड़े जाने का और जुर्माना भरने का डर बैठा हुआ था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और नेहा साहिल का ये आइटम का व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। अब रोज शाम को साहिल के घर के बाहर आइटम खरीदने वालों का मेला लगा करता था और उसकी डिमांड भी अब बढ़ने लगी थी। एक दिन साहिल नेहा से बोलता है, भाभी अपना काम तो सही चल गया, लगता है अब तो कोई काम करने की जरूरत भी ना है। हाँ जी साहिल भैया सही कह रहे हैं आप, अब तो हम करोड़पति बनेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर अमीन मन ही मन में सोचता है, बैरो बाबा ये दोनों के दोनों पैसे कमाने की धुन में जमा अंधे हो लिए हैं, इन्हें बेरा ही नहीं है के सही है के गलत है। बचा ले बाबा ये तेरा आसर है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अमीन को जिस बात का डर था वही होता है। पुलिस साहिल के घर पर रेड मारती है, जिसमें दोनों पकड़े जाते हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही पुलिस उनकी खूब पिटाई करती है, जिसके चलते जितना भी पैसा उन दोनों ने अब तक कमाया नहीं था, उससे ज्यादा उन्हें भरना पड़ता है। पुलिस के जाने के बाद दोनों अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे होते हैं। तभी वहाँ अमीन आता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, नू किस तरह बैठे हो, तारी भैंस खोल ली क्या किसी ने? अरे होना क्या था, पकड़े गए और पिट भी गए। अरे भाई तू सही था, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। आज भाई सारी कमाई तो गई ही गई, साथ में पिटाई भी हुई। अरे बड़ी जोर से डंडे मारे पुलिस वाले ने। अरे भाई मैंने धरती पहले कहा था रोक दे मित्र, रोक दे मित्र, पर तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। चलो अब जो हो गया सो हो गया, आज के बाद आपा ना तो पीवांगे ना पियावांगे। जी ये सही कह रहे हैं, पीने पिलाने के चक्कर में हम तो बर्बाद ही हो गए। रोक दे मित्र, सही है, यही बोलकर अब दिल को समझा लिया करूंगा, पर पीऊंगा नहीं। ये करी ना तो भाईचारे वाली बात। इस तरह नेहा, अमीन और साहिल तीनों रोक दे मित्र का पाठ पढ़ते हैं और खुद को पीने की आदत से मुक्त करते हैं। कुछ समय बाद साहिल के माता पिता भी उसकी शादी रेनू नाम की लड़की से तय कर देते हैं। अमीन और नेहा दोनों ही साहिल की शादी में जाते हैं, जहां दोनों दोस्त बैठे होते हैं। तभी उनकी नजर सामने वाले ड्रिंक के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर साहिल बोलता है, ओ भाई ओए, वो देख आइटम। ना भाई ना, भूल गया के रोक दे मित्र। आलिया एक मिडिल क्लास फैमिली की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे अच्छे से घर चलाने की और पैसे बचाने की पूरी सीख दी थी। जब वो शादी लायक हुई तो एक दिन उसकी माँ उसके पास आकर बोली, देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, वरना मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। माँ मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, आप जिस लड़के को पसंद करेंगी ना मैं उसी से शादी कर लूंगी। आखिर पापा के चले जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है, मैं अपनी गली के मंदिर वाले पंडित जी को बोल दूंगी, अगर उनकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो वो मुझे बता देंगे। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं, जिसके बाद आलिया के लिए रणबीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और आलिया रणबीर की तस्वीर देखकर शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद आलिया की माँ उसे बोलती है, देख बेटी, तुझे ये लड़का पसंद है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। मैं जल्दी ही इसके घर वालों को बुला लेती हूँ, तुम लोग बैठकर बात कर लेना, और सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अपनी एफडी तुड़वा कर जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर दूंगी। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी शादी के लिए एफडी तुड़वा देंगी, फिर आपके पास बच ही क्या जाएगा, और मेरे अलावा आपका इस दुनिया में है ही कौन?
तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन रणबीर अपने पिता ऋषि के साथ आलिया को देखने आता है और ऋषि बोलता है, जी आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है और दहेज के नाम पर तो हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बस आप 2 जोड़े में अपनी बेटी हमें दे देना। अब अगर लड़का लड़की अकेले में बात कर लें तो फिर हम इनकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर आलिया और रणबीर अकेले में बात करने जाते हैं और आलिया रणबीर से बोलती है, देखिए रणबीर जी, मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरा सहारा है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ करके दिया है। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब मेरी शादी के लिए वो अपनी एफडी तोड़वाना चाहती है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम एक सिंपल सी शादी नहीं कर सकते? मेरी माँ के पैसे भी बच जाएंगे। आलिया, मुझे तुम पहली नजर में ही भा गई थी और तुम्हारी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम चिंता मत करो, हम मंदिर में सिंपल शादी ही करेंगे। दोनों बातें करके बाहर आते हैं और रणबीर अपने पिता के साथ रिश्ता पक्का करके चला जाता है और आलिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने जिस लड़के से मुझे शादी करने के लिए बोला, मैंने हाँ कर दी और शादी भी कर रही हूँ। लेकिन शादी मंदिर में होगी। मैंने रणबीर से बात भी कर ली है। हाँ बाबा, ठीक है। अब तेरी जिद के आगे चली ही कहाँ है मेरी आज तक। दिन यूं ही गुजरते हैं और शादी के दिन पास आने लगते हैं। अब रणबीर आलिया से मंदिर में शादी करने वाला था और दहेज वो लेता नहीं, तो अब बड़ा खर्चा बचा था शादी के लहंगे का, जिसके बारे में बात करते हुए एक दिन आलिया की माँ से बोलती है, देख बेटी, तूने शादी के पैसे बचवा दिए, दहेज वो लड़का ले नहीं रहा। अब तू तसल्ली से बता कि शादी के लहंगे के बारे में तेरा क्या विचार है, या ये भी तू अपनी माँ का ही पहनेगी? आइडिया बुरा तो नहीं है माँ। आखिर अपनी प्यारी माँ के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो पैसे आपके काम आ जाएंगे। बस कर, कंजूसी की भी हद होती है। तू चुपचाप कल मेरे साथ एक महंगा सा लहंगा लेने चलेगी। माँ, लहंगा तो आएगा लेकिन सस्ता सा, 10,000 तक का ले लेंगे बस। कैसी लड़की मिली है मुझे। लड़कियाँ अपनी शादी पर लाखों रुपया लुटाती हैं और इसे देखो। माँ, एक ही दिन तो पहनना है, तो सस्ता सा लहंगा ठीक तो है। ज्यादा महंगा लेके क्यों पैसे खराब करने। चलो अब काम करते हैं, कल सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कई दुकानों पर जाकर लहंगे देखती हैं, पर आलिया लहंगे को देखकर पसंद तो करती, लेकिन उसके रेट पढ़कर मना कर देती। जिसके बाद कई घंटों की तलाश के बाद वो दोनों एक दुकान पर लिखा हुआ बोर्ड पढ़ते हैं, जिसे देखकर आलिया बोलती है, माँ, ये देखो, यहाँ लिखा है कि चांदनी चौक की सबसे सस्ते लहंगे की दुकान यही है। आज मेरे लिए भी यहाँ कोई सस्ता सा लहंगा मिल ही जाएगा। अच्छा, तो तू रेट की वजह से ये नहीं ले रही? बेटा, एक लहंगा लेना है, ले ले महंगा सा। शादी बार बार थोड़ी होती है। हाँ माँ, यहीं से लेंगे, चलिए अंदर। आलिया और उसकी माँ लहंगे की शॉप में जाते हैं, जहाँ शॉपकीपर उनको देखकर बोलता है, आइए मैडम आइए, बताइए क्या दिखाऊं? बनारसी, कांजीवरम, सिल्क, जॉर्जेट, सब तरह के लहंगे हैं इस दुकान पर। भैया, हमें कोई सस्ता सा लहंगा दिखा दो। वैसे आपकी दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? चुप कर, अब तो बस कर दे। कितना सस्ता लहंगा लेगी? भैया, महंगा दिखाओ। देखो माँ, अगर आपने मुझे सस्ता लहंगा नहीं लेने दिया ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। भैया, दुल्हन मैं हूँ ना, तो आप चुपचाप मेरी बात मानिए और सस्ता लहंगा दिखाइए। और हाँ, मैंने पहले भी पूछा था कि लहंगे का प्राइस कितना है जो सबसे ज्यादा सस्ता है। बहन जी 30,000 से शुरू है। अरे, लूट मचा रखी है आपने तो। मैंने सस्ता बोला था, सुनाई नहीं दिया क्या? अरे 30,000 में तो पूरी शादी हो जाएगी, आप एक लहंगा दे रहे हो। इतना कहकर आलिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी शॉपकीपर उसे रोकते हुए बोलता है, बहन जी ये देखिए, ये एक ही पीस है, अगर आपको चले तो। ये कहकर दुकान वाला आलिया को एक प्लेन सिंपल लहंगा दिखाता है, जिसे देखकर आलिया बोलती है, रेट बताओ, रेट। 5,000 का है मैडम, चलेगा तो पैक कर दो। अगर पहले दिखा देते तो इतनी बहस क्यों होती? पागल लड़की, देख इसे, कितना सादा सा है ये। और हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। कल को तू शादी के बाद भी अपने ससुराल में ऐसे ही बचत करेगी तो वो तो मुझे ताने देंगे। सस्ता लहंगा मत ले, और अभी से समझा रही हूँ तुझे। भैया पैक कर दो, माँ की मत सुनो। आलिया अपनी माँ की एक नहीं सुनती
और लहंगा पैक करवा लेती है, जिसके बाद दिन यूं ही गुजरते हैं और फाइनली शादी का दिन आ जाता है। आलिया तैयार होकर लहंगा पहनने लगती है कि तभी अचानक लहंगा पहनते ही साइड से फट जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, ले ले सस्ता लहंगा, क्या मिला पैसे बचाकर, अब क्या करेगी तू? जिसके बाद आलिया बिना घबराए अपनी माँ से बाहर जाने को कहती है और उसकी माँ बाहर जाकर बाकी के काम संभालने लगती है और आलिया खुद से बोलती है, देख आलिया, अब तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद आलिया अपने कबर्ड से पुरानी चुन्नी निकालती है और उसकी लेस निकालकर मशीन से सिलकर लहंगे पर लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी आलिया को बुलाने की कहते हैं और आलिया की माँ मन में सोचती है, पता नहीं ये लड़की सस्ते लहंगे के चक्कर में क्या बनकर आएगी। तभी आलिया दुल्हन के जोड़ी में तैयार होकर नीचे आती है और उसने लहंगे को लेस लगाकर बहुत सुंदर बना दिया होता है, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है और उसे देखकर उसकी माँ बोलती है, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, इसने मेरे पैसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। और तभी आलिया अपनी माँ के पास आकर बोलती है, देखा माँ, मैंने इस सस्ते से लहंगे को भी कितना सुंदर बना दिया। अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये फटा हुआ था। अरे आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसे समझ आ गया है कि पैसा कहाँ, कैसे और कब बचाना है। आज तो तूने सच में कमाल कर दिया, मुझे तो डर था कि पता नहीं तू क्या करेगी, लेकिन तूने सब संभाल लिया। सब लोग आलिया के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो सस्ता लहंगा था, जिससे आलिया के हाथ की कारीगरी ने सुंदर और महंगा लुक दिया था। और इस तरह आलिया अपनी माँ के पैसे भी बचा लेती है और सस्ते लहंगे को भी बहुत सुंदर सजाकर रणबीर के साथ अपना घर बसाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।